हम सुबह 4 बजे आते हैं और आज से नहीं आ रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, पिछले 38 वर्ष से पिताजी आ रहे हैं और मैं पिछले 15 वर्ष से उनके साथ आ रहा हूं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुकान कभी बंद नहीं हुई है। मुझे इतना ध्यान है, इतना स्मरण है। आजकल बेटियों के साथ जो हमारे देश में षड्यंत्र विद्रोह जो हर जगह चल रहा है, उसको लेकर के मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी। गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो, मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो, दुश्मनों से भरे इस दौर में ये मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। शाम को उनका फ़ोन आया, कह रहा यार आपको इस कवि सम्मेलन से बाहर किया जाता है। जिन कवियों को हम बुला रहे थे उन्होंने आने से मना कर दिया। कवि हुए हैं बुद्धिसेन शर्मा। उनकी पंक्तियां हैं कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तो फिर मुझे यूं लगा कि जिस मंच पर कविता पढ़ने से अपमान कविता का होगा, कवि का होगा, उस मंच पर कविता पढ़नी नहीं है। और नमस्कार, मैं शिव जोतवाल। अभी हम जहां खड़े हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूं, झिलमिल टी स्टॉल। और साथ में जब आप फोटोएं देखेंगे, एक युवा है, एक युवा ऐसा है जो लगातार कुरुक्षेत्र की जनता को कविताएं सुना रहा है। कुछ मनोरंजन के लिए लिखता है, कुछ ना कुछ समाज सेवा के लिए लिखता है, कुछ ना कुछ देश सेवा के लिए लिखता है। ये वो व्यक्ति हैं, वीरेंद्र राठौर इनका नाम है। इनसे भी जानेंगे कि ये कितने टाइम से कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ ये लिखते हैं, क्या कुछ इनकी खास बात है। उससे पहले इनके दुकान की अगर सजावट की बात करें, देख सकते हैं पूरा का पूरा, जहां जहां विशेष सम्मान मिले, जहां जहां इन्हें बुलाया गया, एक तस्वीर है वो दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जब जब ये जहां जहां जाते हैं तो एक फ्रेम में ऐसे संजो लेते हैं, एक फैमिली के तौर पर ऐसे बना देते हैं। ये दुकान है, दुकान को इन्होंने एक परिवार बनाया हुआ है। जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिससे मिलते हैं, सभी लोगों को सम्मान देते हैं और सभी के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सीधा जो हमारे युवा हैं, तो वो युवा है जो लगातार लिखते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते सीधा बात करते हैं। भाई नमस्कार। जी नमस्कार शिवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत प्रणाम। जी वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे, किस तरह से शुरुआत हुई लेखनी की, लिखने की? कब कलम थामी थी इन हाथों में, जो आज हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे? जी देखिए, यूँ तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मंचों पर लगभग 2011 से मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्वयं की कविता लिख करके, और जब मन में ये जागृति का भाव पैदा हुआ कि स्वयं की कविता लिखनी और कवि सम्मेलन के मंच पर जाना है, तो 23 मार्च शहीदी दिवस होता है। तो उस पर अचानक से हमारे शहर के एक महीने विभूति हैं, नरेश सागवाल जी, पुलिस विभाग से हैं। वे कवि सम्मेलन कराते रहते हैं, मंच पर संचालन करते हैं और मेरी दुकान में आप उनकी तस्वीर भी देख पाएंगे। ये वो कार्यक्रम था, एक शाम शहीदों के नाम। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कवि सम्मेलन था। अचानक सर का 10 दिन पहले फ़ोन आया कि वीरेंद्र एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं और उत्तराखंड की कवित्री गौरी मिश्रा उसमें आ रही हैं, तो आप उस कवि सम्मेलन के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं। तो मैंने उसमें हाँ भर दी। तो ज़िंदगी का पहला कवि सम्मेलन ये 2017 या 18 की बात है, 23 मार्च की। तो तब मुझे यूँ लगा कि कविता कहनी चाहिए और एक कला है जो ईश्वर ने दी है, उसे थोड़ा बड़ा करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो तब से कविता का मेरे कलम के माध्यम से निकलना प्रारंभ हुआ। रविंद्र ने सबसे पहली कविता कब लिखी और क्या था वो सब जो लोगों के एकदम दिमाग में छा गए? देखिए, पहली कविता क्या लिखी ये तो थोड़ा सा स्मरण आना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी कार्यक्रम में मैंने कविता पढ़ी थी पहली, और उसके अनुरूप मैं शहर के मंचों पर मैं हूँ। वीरेंद्र के दिल को छू जाने वाली, जो आम जन को भी पसंद आई हो, कोई ऐसे बोल जो आप अभी भी हमारे व्यूअर्स को सुनाना जी चाहें? देखिए, कविताएं बहुत सारी हो जाती हैं और इसमें ये बता पाना कि कौन सी दिल को छूने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे मुक्तक में लिखना पसंद करता हूँ, 4-4 पंक्तियों की मुक्तक। उसमें बहुत सारी मुक्तक माँ सरस्वती ने ऐसी लिखवाई हैं जो मुझे स्वयं भी बहुत पसंद है और सामने सुनने वाले लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है। बेटी के लिए मैंने विशेष रूप से लिखी थी। मेरी 2 वर्ष की बेटी है और मैं शहर में एक कवि सम्मेलन को पढ़ करके जब घर गया तो अपनी पत्नी को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को उस कवि सम्मेलन के बारे में बता रहा था कि हमें इतने पैसे मिले, ये स्मृति चिन्ह मिला। तो मेरी बेटी पास में खड़ी, तो उसने मुझसे प्रश्न किया कि पापा अच्छी बात है आप कवि सम्मेलन से इतने पैसे ले आए, लेकिन मेरे लिए क्या लाए? तो मुझे लगता है कि वो जो पंक्तियां निकली थी वो मेरी ज़िंदगी की श्रेष्ठ पंक्तियां हैं अब तक। तो मैं वही पढ़ना चाहता हूँ कि गगन को छू सकूं मैं भी,
क्या ये अधिकार लाए हो। और आजकल बेटियों के साथ जो हमारे देश में षड्यंत्र विद्रोह जो हर जगह चल रहा है, उसको लेकर के मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी कि बेटी हम सबके लिए है क्या, उसके हाथों में हमें जो चीज़ थमानी पड़ेगी। चौथी पंक्ति आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक सुन रहे हैं उन तक बात पहुंचे कि गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो। दुश्मनों से भरे इस दौर में ये मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। तो जितने भी माता पिता इस वीडियो के माध्यम जो से करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। कब ये दिमाग में आया? क्योंकि बेटी वाकई ही सेफ रखना जरूरी है। सरकारें भी कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बावजूद भी कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी होता है, और ऐसे में ऐसा लिखना ये अपने आप में ही काबिल तारीफ है। तो कब आया ये विचार कि ये लिखना चाहिए? देखिए, स्टेशन के पास अग्रवाल धर्मशाला है, उसमें महाराष्ट्र के लोग आए हुए थे, भागवत कथा सुनने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम कवि सम्मेलन सुनना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र के कवियों को सुनना चाहते हैं। तो तब ये कवि सम्मेलन का संयोग बना, और वहाँ जब मैं पढ़ कर के उस कार्यक्रम को 3 घंटे, क्योंकि मेरे संचालन में वो कार्यक्रम था, जब मैं घर गया तब बेटी ने इस प्रकार से कुछ हाव भाव प्रकट किए, और कवि चूंकि कल्पना के माध्यम से चलता है, तो मैंने वहाँ से लगा कि ये पंक्तियाँ वहाँ लिखी जानी चाहिए, तो वहाँ ये पंक्तियाँ वीरेंद्र के बारे में इतनी उम्र में इस तरह की उपलब्धि कैसे हासिल हुई, और कितना संघर्ष है इसके पीछे? देखिए, संघर्ष कहूँ तो कोई ज़्यादा बड़ा संघर्ष अभी है नहीं, अभी तो उम्र भी छोटी सी है, 30 वर्ष की आयु सारी है। अभी संघर्ष तो खैर तय करना एक रास्ता है, एक मार्ग है जो तय करना है, लेकिन फिर भी खुशी होती है, लोग सुनते हैं। और आप आई ये उपलब्धि का विषय है कि एक पत्रकार ने कोशिश की कि भाई एक बच्चे को कवर करना चाहिए जो चाय की दुकान पे काम करता है, और आपने बात की कि छोटी सी उम्र में आप इतनी फोटो हैं, इतने लोग हैं आपके साथ। तो देखिए, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है, और कुछ परिवार का संयोग भी है कि परिवार से पीछे से कहीं से आया है ये, किसी ताऊ चाचे में कुछ ऐसा रहा होगा। और मेरे ताऊ हैं, मेरे पिताजी से जो बड़ी आयु के हैं, वो रागिणी गाते रहे हैं, अपने समय से बहुत बड़े बड़े सॉन्ग करते रहे हैं। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि ये कविता कहाँ से आई, ये बोलने का हुनर कहाँ से आया, तो मुझे कहीं लगता है वहीं से आया है। तो कोशिश यही है कि इसे जितना ज़्यादा मैं मॉडिफाई कर सकूँ, जितना ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, तो समाज में लेकर के आ सकूँ, ये थोड़ी सी कोशिश है। जब आप कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहता है? लोग किस तरह मिलते हैं वीरेंद्र को? देखिए, लोगों की मोहब्बतें आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। राजनीति के लोग भी हैं और शहर के गणमान्य लोग भी हैं जो समाज सेवा में अग्रणी हैं, चाहे उसमें पुलिस विभाग के लोग हों या फिर तमाम प्रकार के लोग हों। शहर वालों का रिस्पांस बड़ा प्रेम का रहता है, और जब लोग आपको सुनते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो निसंदेह फिर आगे आगे आप बढ़ते हैं। तो एक शहर बात वालों और का सुनी जी। गई है, अगर कोई चाय पीने आता है जबरदस्ती कविताएं सुना दी जाती हैं। कविता लोग खुद भी कहकर सुनते हैं कि वीरेंद्र जी हमने कविता भी सुननी है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, आपकी इस बात पे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है। साल भर पहले मन में एक विचार आया कि जो मोबाइल में फ़ोटोएँ कैद हैं, क्यों ना उन फ़ोटो को निकाल कर के दीवारों पर लगाया जाए। क्योंकि इससे एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और लोग जो चाय पीने आएँगे, वो फ़ोटोज़ देख के इच्छा प्रकट करेंगे कि यार ये तस्वीरें कैसी, कुमार विश्वास के साथ फ़ोटो है, ये फ़ोटो ऐसे कैसे, आप मंच पर खड़े हो ऐसे कैसे, कविता कुछ लिखते हो तो सुनाओ। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि दीवारों पर इन तस्वीरों को आना चाहिए। तो लोग इच्छा प्रकट करते हैं, और चाय की दुकान एक ऐसा माध्यम है जहाँ फिर पूरी दुनिया आती है। एक ऐसा आपका संस्थान बन जाता है, एक ऐसा परिसर बन जाता है जहाँ, और फिर ब्रह्म सरोवर पर हम हैं, दुनिया यहाँ पर पहुँचती है, और चाय पीने का मन आपको पता है सबका करता है, तो फिर वो कविता की इच्छा प्रकट करते हैं, तो फिर मैं भी सुना देता हूँ। अभी महाकुंभ चल रहा था, आपने एक कविता लिखी जो आपकी वायरल भी गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, उसकी 2 पंक्तियां मैं सुनना चाहूंगा। जी, देखिए, वो कविता यूँ थी कि लोक पर्व का ये केंद्र है, जन जन का आधार बना। और इस कविता में भारत को भी प्रस्तुत किया है, भारत और महाकुंभ की जो एक अवधारणा है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास है। सुने कि लोक पर्व का ये केंद्र है, जन जन का आधार बना, ऋषि मुनियों साधु संतों, भारत का ये विचार बना। भारत का ये विचार बना। तो भारत का विचार महत्वपूर्ण है, भारत की विचार की बड़ी है, भारत का विमर्श बड़ा है, तो हम सब भारत के लिए कार्य करते चलें। तो ये छोटी सी एक कोशिश थी उस कविता के माध्यम से। पूरा का पूरा एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट बसा दिया गया प्रयागराज में, जी। और उसके ऊपर ऐसी कविता लिखना वाकई अपने आप में काबिल तारीफ है। तो आगे की क्या तैयारी है, किस तरह ये सफर रहने वाला है? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे तो कल का भी नहीं पता, कल कहाँ से फ़ोन आ जाए कि आपको उस कार्यक्रम में आना है, पता नहीं होता है। लेकिन कोशिश ये है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम भी समाज को लौटाएँ।
यदि मैं कवि हूँ तो अपनी कविता के माध्यम से लौटाऊं, सकारात्मक संदेश समाज में प्रेषित करके लौटाऊं, चाहे वो बेटियों का विषय हो, शहीदों का विषय हो, प्रकृति को लेकर के हो, या फिर दूसरी प्रकार की चीज़ें अपनी कविताओं के माध्यम से उसे समाज के सामने लेकर के आऊं। वीरेंद्र, जब पहली बार जी आपको कॉल आया कि कल आपने कविता पढ़नी है, जी। तो उत्साह था या थोड़ा मन में भय था? क्या चल रहा था जब पहली बार नरेश जी का फोन आया? जी क्या बताएं? देखिए अपना एक्सपीरियंस जी, मैं मार्च की बात बता रहा था आपको। 23 मार्च को कार्यक्रम की कॉल आई थी। 10 मार्च को मेरी बहनों की शादी थी, और शादी जब बहनों की होती है, उसके बाद आप किस एक ज़ोन में होते हैं, उसके बाद चाहे आपको कार्यक्रम में जाना है या आपको किसी पेपर की तैयारी के लिए पेपर देने जाना है, तो आप उस तरीके से तैयार नहीं होते हैं। 10 तारीख की शादी थी, 16 तारीख को सर का फ़ोन आता है, और 23 मार्च को मुझे पहला कवि सम्मेलन देश की बड़ी कवित्री गौरी मिश्रा के सानिध्य में पढ़ना होता है। तो चूँकि तैयार तो नहीं था, लेकिन मन में खुशी थी कि आज तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मंचों पर पढ़ा है, लेकिन पहली बार ज़िंदगी में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आ रहा है। तो थोड़ा भावुक भी था, थोड़ा इमोशनल भी था, उस हिसाब से तैयार भी नहीं था, लेकिन उसकी वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ी और लोगों ने जिस मन से सुना था, तो मुझे उस वक्त भी लग गया था कि यार मैं स्वयं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को शायद समर्पित होता है। जी तो क्या लिखा था? क्या 2 लाइनें हम भी सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। उन लोगों का जो ऋण है, उससे उऋण हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों ने जो कर दिया उसका 100वां हिस्सा यदि हम सब में आ जाए तो उन पर बहुत कृपा होगी। हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, इनको मना लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी खुशबू को, इसके उद्देश्य को अपने भीतर आत्मसात कर लेना भी बड़ी बात है। तो मैंने 4 पंक्तियां कुछ यूं लिखी थी कि बिना कोशिश करे कोई मुकम्मल हो नहीं सकता, क्या बात! शहीदों के सामर्थ्य से बड़ा बल हो नहीं सकता, वतन जिंदा रहे इसके लिए प्राणों की आहुति, शहादत से बड़ा कोई कर्म फल हो नहीं सकता। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या कुछ लिखने की तैयारी कर रहे हैं वीरेंद्र? देखिए शिवजोत जी, समय के साथ साथ कविताएं आती हैं, कोई विषय आपके आसपास घटित होता है तो कविताएं आती रहती हैं। मैंने कोशिश किया हर विषय पर लिखने की। एक पिछले दिनों कविता हुई है जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं आपके मंच पर, आपके इस पटल पर पढ़ूंगा। पिताजी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, हाँ। चाहे वो आपके पिता हो, मेरे पिता हो, या जो भ्राता कैमरे के परली तरफ रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पिता हो। हमारी चूंकि औकात नहीं है, किसी भी कवि की औकात नहीं है कि वो पिता के ऊपर कुछ लिख दे, क्योंकि पिता के लिए क्या लिखे, पिता ने स्वयं हमें लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने स्वयं हमें लिखा हो, उसके लिए लिख पाना बड़ा मुश्किल है। मेरी चूंकि दुकान है, आप दुकान पर ही कवर कर रहे हैं, हम सुबह 4 बजे आते हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, पिछले 38 वर्ष से पिताजी आ रहे हैं, और मैं पिछले 15 वर्ष से उनके साथ आ रहा हूँ। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुकान कभी बंद नहीं हुई है, मुझे इतना ध्यान है, इतना स्मरण है। तो वो कविता जो मैं बाबूजी शीर्षक से बता रहा हूँ, वो कविता यहाँ से निकली कि पिताजी सुबह 4 से लेकर के 7 बजे तक काम करते हैं, फिर 7 बजे मैं उठ जाता हूँ, और फिर दिन में एक दिन क्या हुआ, आजकल जैसे धूप पड़ रही है, तो 12-1 बजे जो धूप पड़ती है वो सहन नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी आने लगी है। तो मैं सामने खड़ा था, कस्टमर थे बहुत सारे, लेकिन दुकान पे कोई चाय पीने नहीं आ रहा था। मैं कहा यार छोड़, बैठते हैं, क्या धूप में खड़ा होना। तो वहां से मन में 2 चित्र पैदा हुए कि पिताजी सुबह 4 से लेकर के 7 बजे तक एक टांग पे इसलिए खड़े रहते हैं ताकि बच्चों की नींद में खलल ना पड़े, और मैं थोड़ी सी धूप को देख करके चकरा गया। तो मैं कह यार, पिताजी का जो एहसान है, पिताजी की जो कृपा है, वो बहुत बड़ी है। तो वहां से इस कविता ने जन्म लिया। आपके शब्द होते हैं, आप थोड़ी सी कल्पना करते हैं, आप थोड़ी सी सोच बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर कविता आती है। इस कविता में 4 बंद है, मैं एक ही बंद सुनाऊंगा चूंकि समय की सीमा है। ये कविता यदि आपकी आंखों से आंसू ले आए, मैंने जब लिखी थी तो आंसू आए थे, मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ी है, मैं इसे मंच पर पढ़ना चाहता हूँ, और फिर माहौल देखना चाहता हूँ लोग किस मोहब्बत से सुनते हैं, क्योंकि पिता, माँ, बेटी, बहन का विषय ही ऐसा होता है। आप सुने इसे। बाबूजी तू जिंदगी है हमारी, बाबूजी। बंद सुनेगा। तेरे साए में पले हम, तेरी उंगली थाम चले हम, तेरे साए में पले हम, तेरी उंगली थाम चले हम, जहाँ दुनिया ने सताया, तेरे होने से खड़े हम, तेरे होने से खड़े हम। कश्ती है तू कश्ती है, हम तेरी है सवारी बाबूजी। और अक्सर लोग कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, तो पिता के पैर के नीचे क्या होता है, बोले जूता।
लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जूता यदि अपने बेटे को नहीं पड़ा, किसी भी बेटे को यदि वो जूता नहीं पड़ा, तो बेटा बहुत दुर्भाग्यशाली है। वो जूता हम सबको पढ़ना चाहिए, हर बेटे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जूता जब हम पर पड़ता है तो हमारी दिशा चेंज कर देता है, हमारी दशा चेंज कर देता है। 4 पंक्तियां और सुनेगा। मेरी माँ का हृदय तुम ही हो, देखूं जिस जगह तुम ही हो, सांसें हैं महज दिलासा, जीने की वजह तुम ही हो, जीने की वजह तुम ही हो। रब है तू, रब है तू, हम तेरी चित्रकारी बाबूजी, 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 तू जिंदगी है हमारी बाबूजी। जी क्या लिखा है आपने कि रब है तू हम तेरी चित्रकारी बाबूजी। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब, भावुक होने का बहुत जी, बड़ा ये। बहुत शुक्रिया शिवजोत जी। हमारा एक सवाल और है आपसे कि आजकल जो कवि हैं जी। हास्य की तरफ जा रहे हैं और जो कवि सम्मेलन है उसे राजनीतिकरण ज्यादातर दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए शिवजोत जी, बड़ा दुख होता है जब आप कविता के मंच पर राजनीति ले आते हैं। कविताओं में राजनीति का जिक्र हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कविता में ही राजनीति आ जाए तो फिर दुख होता है। और मेरे साथ पिछले दिनों हमारे शहर में ये हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन था। आयोजक का फ़ोन आया 3 दिन पहले कि कवि सम्मेलन करा रहे हैं, आप आ रहे हो? मैं कहा जी आ रहा हूँ। कह रहा अपनी फ़ोटो भेज दो। मैंने फ़ोटो भेज दी। शाम को उनका फ़ोन आया, कह रहा यार आपको इस कवि सम्मेलन से बाहर किया जाता है। जिन कवियों को हम बुला रहे थे उन्होंने आने से मना कर दिया। मना सिर्फ इसलिए किया कि मैं मंच पर अच्छा जम जाता हूँ। उनको शायद मेरी ये प्रतिभा, मेरा आगे बढ़ना शायद पसंद नहीं आया। और हिंदी के कवि हुए हैं बुद्धिसेन शर्मा, उनकी पंक्तियां हैं कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तो फिर मुझे यूं लगा कि जिस मंच पर कविता पढ़ने से अपमान कविता का होगा, कवि का होगा, उस मंच पर कविता पढ़नी नहीं है। और मुझे दुख है उस आयोजक से। मैं इस मंच के आपके इस पटल के माध्यम से एक बात भी कहना चाहता हूं कि उन कवियों ने यदि मुझे बुलाने से मना किया था तो उन कवियों को मना कर देते। आपने मेरा नाम काटा तो मुझे यानी दुख हुआ। क्या लगता है, सच बोलना जी, गुनाह आज है? के समय में सत्य बोलना भी मुश्किल है और फिर सत्य सुनना भी बहुत मुश्किल है। आज के समय में जो कविताओं में राजनीति हो रही है वो बहुत दुख का विषय है। तो मैंने 4 पंक्तियां इसके लिए लिखी थी जब मेरा नाम उस कवि सम्मेलन से कटा था। शिवज्योत से सुनिए आप। किसी के बाप में कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपका नाम कटवा दे, कहीं से आपका कोई मंच छीन ले तो आपकी जो साहित्य की यात्रा है वो रुक जाएगी, आपका भविष्य रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नियति ने आपको जो दिया है वो आपको मिलेगा। और पिछले दिनों मैं एक शादी में था, मेरे बड़े ताऊ जी मुझे मिले। उन्होंने मुझसे बताया कि जो मेरे दादाजी थे वो 105 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए और वो जितना जिए वो शहर में किसी से दबे नहीं। और मैं उनका पोता यदि किसी से दब जाऊं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जो रगों में जो खून बह रहा है उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो मैंने वहाँ 4 पंक्तियाँ लिखी कि कहाँ आसान है ये भी कि नश्तर छीन लो मेरा। नश्तर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले चाकू को। हिंदी का विद्यार्थी खड़ा है आपकी मंच पर कविता पढ़ रहा सुनेगा कि कहाँ आसान है ये भी कि नश्तर छीन लो मेरा, कलम लहजा हुनरबाजी ये खंजर छीन लो मेरा। हाँ एक आध मंच, हाँ एक आध मंच कविता का तो मुझसे छीन लोगे, पर खुदा तो हो नहीं जो तुम मुकद्दर छीन लो मेरा। तो मुकद्दर नहीं छीन पाओगे। जो आपकी माता ने आपके आंचल में, आपके दामन में जो डाल दिया है, जो ईश्वर ने डाल दिया है, वो शायद कोई नहीं छीन पाएगा। तो बड़ा मिलना कैसे हुआ? फोटोएं भी लगी हैं। जी 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 तो किस तरह मिले, क्या कुछ उस टाइम जो भाव थे किस तरह मिले, क्या कुछ बयां करें? देखिए कुमार विश्वास जी चूँकि मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं। मैंने जो भी कविताएं लिखना प्रारंभ किया, हिंदी के प्रति जो थोड़ा रुझान बढ़ा है वो उनकी बदौलत बढ़ा है। और उनके साथ 2 बार मुलाकात हुई है। बड़ी खूबसूरत यादें हैं दोनों बार। एक तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर लगभग 2018 6 दिसंबर 2018 की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इन्हें बुलाया गया था, उस वक्त हुई थी मुलाकात। एक मुलाकात अभी पिछले गीता महोत्सव में हुई है, जब हमारे यहाँ 2024 में जो गीता महोत्सव हुआ। चूँकि आजकल
वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हुआ है गुरुदेव को, थोड़े सिक्योरिटी प्रबंध ज़्यादा रहते हैं, तो मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। जो बच्चे इन्हें पसंद करते हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है उनका। तो दिनेश बावरा जी एक कवि हैं, महाराष्ट्र के, मुंबई से आते हैं, वो भी इस बार कवि सम्मेलन में थे। तो मैंने गोरखपुर के एक दोस्त के साथ, मुंबई के एक दोस्त के साथ संपर्क कर लिया कि मैं कहा यार कुमार विश्वास जी आ रहे हैं और उनके साथ दिनेश बावरा भी हैं। तो दिनेश बावरा जी से पता करके सिर्फ इतना बता दो कि गुरुदेव कहाँ रुकेंगे, किस होटल में रुकेंगे। तो मुंबई से जो दोस्त थे उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया, और गोरखपुर से जो दोस्त थे उन्होंने दिनेश बावरा जी से फ़ोन करके पता कर लिया कि भाई गुरुदेव कहाँ रुकेंगे। तो मुझे कार्यक्रम से 1 घंटे पहले पता लग गया, हमारे नए बस स्टैंड के सामने होटल डिवाइन है, आप जानते होंगे। तो वहाँ गुरुदेव 5:30-6 बजे पहुँचे, मैं उनसे मिला, उनको उनकी कविता सुनाई, बांसुरी बड़ा उनका प्रसिद्ध गीत है, मैंने वो गीत उनको सुनाया। और बहुत विनम्र, बहुत शालीन, बहुत धरती से जुड़े आदमी हैं। अन्यथा आज के समय में थोड़ा यश आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो शायद आप बात भी नहीं करते किसी के सामने 1 मिनट। मैंने वो फिर वीडियो पर है, तो मैंने गुरुदेव के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि भीड़ में भी जो अपने हैं वो आप हैं, और यहाँ आपसे मतलब आम आदमी पार्टी जो अपने हैं जी, वो आप। और यहाँ आपसे मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं है, बल्कि खासम खास से है। और आज दिल्ली में इलेक्शन भी है, व्यक्ति विशेष से है। हाँ व्यक्ति विशेष से। मैं तब पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि आँख में जिसके सपने हैं वो आप हैं। और देखो कमाल की बात, 10 तारीख को गुरुदेव का जन्मदिन है, आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से इस बच्चे की आवाज़, चूँकि गुरुदेव चूँकि जानते हैं, मैं 2 बार उनसे मिला हूँ, वो जानते हैं, लेकिन एक बार फिर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे कि आँख में जिसके सपने हैं वो आप हैं, भीड़ में भी जो अपने हैं वो आप हैं, माँ पिता जैसा जो सबसे प्यारा मुझे, सांसें लगती जो जपने हैं वो आप हैं, सांसें लगती। क्योंकि गुरुदेव की बहुत कृपा है, बहुत उनसे प्रेम है, लगती जो जपने और ये प्रेम, ये प्यार है, ये भाईचारा है, ये गुरु के लिए शिष्य का प्यार है जो देखने को भी जी, उनसे बहुत सीखा है। प्रेम हो। 10 फरवरी का उनका जन्मदिन है, और उत्तर प्रदेश और आसपास के जो साथी रहते हैं हम उनके जन्मदिन पर पहुंचते भी हैं। मेरी कोशिश है इस बार, अगर सर का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई कवि सम्मेलन ना हुआ, वो घर से बाहर ना हुए, तो मन है इस बार वहां जाने का। देखते हैं क्या संयोग बनता है। उम्र में वो फांसी चढ़ गई जी, उनके मन में एक भाव था कि जो स्वतंत्रता की बेड़ियां हैं माँ भारती के चरणों में, उन्हें काटना है, उन्हें तोड़ना है। तो ये मन में जो उनके भाव था, हम सबको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, तभी हम भारत को बचा पाएंगे, भारत को वैश्विक पटल पर रेखांकित करा पाएंगे, जिसको लेकर के चाहे प्रधानमंत्री और तमाम लोगों का सपना रहता है। देख सकते हैं वीरेंद्र जी थे हमारे साथ, और लगातार जो हैं कवि सम्मेलन में भी जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं सच बोलने का नुकसान ये भी हुआ कि उन्हें एक कार्यक्रम से बाहर भी कर दिया गया, पर उसके बाद भी जो व्यक्ति है, जो वीरेंद्र हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, और शायद उन्हें रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपको डरा तो सकते हैं पर दबा नहीं सकते। मैं शिव जोतवाल, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।